मेरी तरह ही कल रात को कोई और न्यूज देखा ना, 11, 11:30, 12 बजे सारी न्यूज देखी होगी। सुबह उठ के कैसा लगा? मजा आया? तुम्हें लगा छुट्टी पड़ेगी। अच्छा पता है मैंने क्या क्या न्यूज देखी कल? मैंने न्यूज देखी कि कराची पोर्ट को पूरा उड़ा दिया है। ठीक है, इंडिया की जो सेना है, ये वैलिड न्यूज बता रहा हूँ जो मैंने न्यूज चैनल्स में देखे। इंडिया की जो सेना है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। सुबह उठा मैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली सारी बातें झूठ। जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत, जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैं पूरे समय न्यूज न्यूज न्यूज। और सुबह उठा तो पता लगा सारी बातें झूठ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। कुछ भी मतलब लिटरली कुछ नहीं हुआ। न्यूज वाले दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सुबह से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, ट्विटर पे मैं वीडियो देख रहा हूँ, कराची पोर्ट के लिए आ रही थी कि कराची पोर्ट को तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। सुबह मैंने वीडियो देखी है, कराची पोर्ट पे तो लोग बैठ के आराम से चाय पी रहे, सब ओके बिल्कुल। ऐसा क्या खत्म कर दिया कि भाई सुबह 3 बजे के आसपास, मतलब सुबह 3 बजे लिटरली लोग आराम से बैठे चाय पी रहे हैं। चलो, तो आप अभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जगह चैप्टर 6 करना चाहते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। देखिए कुछ टर्म्स हैं दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाइल यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर। प्लीज बुक देना एक बार, बुक। You must be able to answer a few terms like what is a line, what is a line segment, ऐसे काफ़ी सारे जो बेसिक टर्म्स हैं that is required for this chapter. So let us try to understand this one by one. First of all, if I ask you what do you mean by line, can anybody answer? What is a line? नहीं पता है व्हाट इज अ लाइन? नहीं, लाइन इज समथिंग दैट डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। लाइन इज समथिंग दैट डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। यू कैन प्रोड्यूस इट इनडेफिनेटली। आपका मन करे कि सर ये यहाँ खत्म हो गई, मुझे यहाँ नहीं खत्म करनी है, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस इट टिल हेयर, तो आप कर सकते हो। आप उधर प्रोड्यूस करना चाहो आप कर सकते हो। तो व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज समथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कहाँ तक प्रोड्यूस करा जा सकता है? जहाँ तक आपकी इच्छा हो आप इसे वहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ तो लाइन के, मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊँ तो लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। बोलो ये बात सबको क्लियर है कि कोई एंड पॉइंट नहीं है। देन सर व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है, आपको याद है जब हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे तो हमने √3 √13 बनाया, तो मैंने कहा ड्रॉ, बिल्कुल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 यूनिट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3 यूनिट, यानी जिसके दोनों एंड पॉइंट हो। जब आप स्टार्ट कर रहे थे आप इस पॉइंट को कह रहे थे ए, इस पॉइंट को क्या कह रहे थे? बी, यानी इसके एंड, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो आपको अगर मैं कह रहा हूं कि आप एक 6 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके 6 सेंटीमीटर बनाइए, तो वो 6 सेंटीमीटर एक लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगा? लाइन सेगमेंट होगा, बिकॉज इट विल हैव अ बिगिनिंग पॉइंट, इट विल हैव एन एंडिंग पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। आप काफी बार सुनते होंगे सन रेज। सन रेज मतलब सन से आती हुई किरणें। अब why do we call them rays? Yes, they have a starting point कि सर वो ना सन से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन क्या कोई एंडिंग पॉइंट है? नहीं, जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकते हैं।
यानी दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट अ एंडिंग पॉइंट. They have a starting point but no ending point. कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. तो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट and this is a ray that has a starting point. Suppose starting point A है but it do not have any ending point. आप ये जहां तक उस तरफ आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, लाइन को तो यहाँ भी बढ़ा सकते थे, इसको उस तरफ जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस और एक्सटेंड इट इन दिस डायरेक्शन. तो अगर इन तीनों टर्म्स में किसी को कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज बताइए. नोट डाउन करिए, खाली नहीं बैठो. डन. नहीं, अब कोई पॉइंट ही नहीं है दूसरा, ये तो बढ़े जा रही है, तो कैसे नाम दो. कल छुट्टी है सबकी? क्या कल छुट्टी नहीं है? कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है? कल स्कूल है तुम्हारा? आप जा रहे हो कल स्कूल? नहीं जा रहे ना? नहीं, सुबह ही बुलाएंगे. आप छुट्टी पे हो ना, घर पर हो? कल सुबह ही होगी क्लास. बेटा शाम को सेंटर खाली खाली मिलेगा, कोई क्लास नहीं होगी. अजीब सा लगता है खाली क्लास लेने में. सबने सुबह रखी हुई है क्लास. 8. हाँ रे.
चलो, अब मैंने कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास दो रेज हैं। अरे बस मेरे पास दो रेज हैं और ये एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। तो आप इसको किस टर्म से बुलाते? तो मुझे बताइए आप इसको किस टर्म से बुलाते हैं? क्या बोलते हैं आप इसे? एंगल। तो मैंने कहा कि जब आप एंगल्स की बात करते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पता होने चाहिए कि सर कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके सामने कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा इन्हें, है ना, बिना किसी जल्दबाजी के। नॉट लाइक कि सर हमें सिलेबस पूरा करना है तो बहुत जल्दी जल्दी चलिए, जैसे है उस तरीके से आप समझते चलिए। देखिए मुझे बताइए सबसे पहले, अरे बस बातें नहीं करो, बोर्ड पर देखो। सबसे पहले इफ यू बिगिन फ्रॉम हियर तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट। तो दिस इज अ राइट एंगल। वाई राइट एंगल? बिकॉज इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एंगल, देखिए ये 90 था ना, अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे आऊंगा तो एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कम है, यानी ये कैसा एंगल है? लेस देन 90। अब सर लेस देन 90 कैन बी 60, कैन बी 40, कैन बी 30, कैन बी 45, कैन बी 35, कैन बी एनीथिंग लेस देन 90, राइट? So yeah, no, zero is not possible. So when we talk about less than 90, so that angle is known as acute angle. ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? Acute angle. Now when we move to the third figure, we can see that this was 90. Till here it was 90. Now it is more than 90. It could be 110, 120. That means it is more than 90. It is more than 90, but less than 180. Less than 180. If it is more than 90 and less than 180, then such angles are known as obtuse angle. ऐसे angles को क्या कह देते हैं? Obtuse angle. Now when I talk about it is a straight line and I am measuring this angle. So this will measure 180 degree. Exactly कितना होगा? 180 degree. That is known as straight angle. That is known as straight angle. Now suppose this angle is x. ध्यान से समझना, this angle is x. If this is x, could you please tell me what will be this angle? सर हमें नहीं पता। मैंने कहा मैं एक चीज मिस भी कर गया, पहले वो मिस वाली चीज समझा देता हूँ फिर आता हूँ उसके ऊपर। मान लीजिए that I have a ray and I ask you that guys what will be this angle. तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। क्या कहा जाता है? कंप्लीट एंगल। एंड गाइस दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्रीज। दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्रीज। नाउ कमिंग बैक टू दिस एंगल, दिस इज important for us. If this is x, so what will be the remaining? Guys, the whole was 360 degree. ध्यान से समझना, the whole was 360 degree, but out of these 360 degree, I have reduced this angle. What is this? x. So this becomes 360 minus x. समझ पा रहे हो कि पूरा एंगल वो 360 था, लेकिन इतना मैंने इसमें से निकाल दिया, इतना एंगल मैंने इसमें से निकाल दिया। अगर मैं इतने एंगल को इसमें से निकाल रहा हूं तो रिमेनिंग एंगल कितना आएगा? 360 माइनस x. बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? नहीं। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। एक बार फटाफट ये सभी ड्रॉ कर लीजिए। किसी को अगर डाउट लग रहा है किसी में तो प्लीज पूछिए।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो जरा, मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, ओके, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे पूछ लिया आर्यन कि आपने ये बचा हुआ एंगल बताओ, तो आपने कहा सर पूरा तो 360 होता है, लेकिन 360 में से सर आप 60 पहले ले चुके हो, आप हटा चुके हो, तो कितना बच जाएगा, 300 डिग्रीज। समझ पा रहे हो बात, यानी जो भी एंगल है, बचा हुआ एंगल निकालने के लिए 360 में से उस एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो, दैट इज ऑन इज रिफ्लेक्शन। डन। Alright guys, listen to me very carefully. Now what happens sometime, suppose this is a ray और यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक और एंगल इसके साथ कुछ इस तरीके से ऐसे करके बना दिया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ, अच्छा मैं आपको एंगल का नेमिंग भी सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा चैप्टर के बीच में, तो अभी जो बात सिखाऊंगा उसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अभी गाइस जब तक ये लाइन यहाँ पर नहीं थी, मान लो ये लाइन नहीं है, तो आपसे पूछ लिया मैंने कि एंगल कौन सा एंगल है, तो आप बोलो एंगल ओ है। क्या बोलो, एंगल ओ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एंगल ओ ही तो है, ठीक है। या अगर आप इसे अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो तो इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी सर कैसे, जो सेंटर में आता है ना वो असल में एंगल होता है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से ओ तक गए और कहाँ तक गए, बी तक, ए से ओ तक गए फिर बी तक गए, बीच में जो एंगल आया वो एंगल की वहां पे बात हो रही होती है। या मैं इसको एक दूसरा नाम भी दे सकता था, बताओ क्या, बी ओ ए, बी ओ ए। क्या मैं इसको ए बी ओ बोल सकता था, नहीं, जो बीच में आता है उसकी बात हो रही है ये। तो बी से ओ तक आते हुए ए के पास जाओ, अब बीच में जो एंगल पड़ेगा उसकी बात हो रही है, तो इस एंगल के ये दोनों नाम है। ये अभी के लिए आप इसको एंगल ओ बोल सकते हो, सिर्फ अभी के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी जो मैंने यहां से चीज गायब करी मैं वो वापस ले आऊं, अब अगर मैं बोलूं एंगल ओ, तो सर एंगल ओ तो सर एंगल ओ तो ये भी हो सकता है, ये भी तो ओ पे बन रहा है, समझ पा रहे हो। तो अब आप इसे एंगल ओ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3 अल्फाबेट वाले फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे 3 अल्फाबेट वाले फॉर्म क्या होगा, सी ओ बी या फिर बी ओ सी। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं, ए ओ सी नहीं हो सकता। जिसने पूछा ए ओ सी
अगर आप ए ओ सी की बात कर रहे हो तो ए ओ सी ये पूरा एंगल है, यहां से लेके यहां तक ए ओ सी ये पूरा हो गया ना, तो ए ओ सी नहीं हो सकता है। तो 3 अल्फाबेट्स में एंगल के नाम इस तरीके से लिखते हैं। अभी जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैं उस पर जोड़ दूं, तो अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, अभी मैं आपको बताना चाह रहा था अबाउट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बताऊं तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, सर क्या होता है एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक साइड होते हैं, साइड में होते हैं। यानी अभी मैं बात करूं तो मैंने कहा दर्शिता और आद्या ये दोनों एडजेसेंट है, एक साथ हैं। क्या है? एक साथ हैं। जो एक साथ होते हैं ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट। तो बोलो ये एक है और ये इसके साथ ही तो है, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये इनका ना कोई खास अभी तक यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि गाइस अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से बात थोड़ी ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ये जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये अब एक स्ट्रेट लाइन पर बन गए। ये एंगल मैंने कह दिया एंगल 1 और मैंने कह दिया एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? यस, दे आर एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, मैं एंगल 1 के अंदर एंगल 2 ऐड कर दूं तो बोलो सम कितना आएगा? 180। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि आपने कहा 1 के अंदर 2 ऐड करो यानी पूरा एंगल ले लो, और ये पूरा एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। पूरा एंगल कितना डिग्री होता है? 180। लेकिन गाइस मैंने कहा एक काम करो, आप एक काम करो, आप ना 2 मत लो, आप इस बार 1 2 इस तरीके से बनाओ, ये ज्यादा बना लो। तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। बताओ ये क्या लेगी? अब आगे हाथ में बताओ। इससे बढ़िया तो हमने हाथ से ना ड्रॉ कर लो। और ये मान लीजिए आप एंगल 3, तो आप मुझे बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। दोबारा से एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो इनका सम भी कितना होगा? 180। अब इनके साइड में आपको रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन। आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों का सम 180 है, इन तीनों का सम 180 है? ये रीजन बताने से पहले मैं आपको ना 2 टर्म्स बताना चाहता हूँ, बिकॉज हमने चैप्टर 5 नहीं किया। तो चैप्टर 5 नहीं किया तो आपको इन टर्म्स के बारे में अभी तक नहीं पता, तो इस चैप्टर 5 में मैं आपको बता चुका होता। 2 टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है एक्सियोम और एक टर्म होती है थ्योरम। क्या होती है? थ्योरम। आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम एंड अ थ्योरम। गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सियोम, तो एक्सियोम भी एक स्टेटमेंट होता है, थ्योरम भी एक स्टेटमेंट ही होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सियोम जो है ना, एक्सियोम एक फैक्ट है, एक्सियोम एक फैक्ट है जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सुबह सूरज उगेगा तो रोशनी हो जाएगी, तो मेरे से प्रूफ मांगोगे इस चीज का? नहीं, ये एक फैक्ट है। ये क्या है? एक फैक्ट है कि जब सूरज आएगा तो रोशनी होगी। तो जो फैक्ट होता है जिसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियोम। लेकिन जिनकी प्रूफ की जरूरत होती है, आपको कहेगा प्रूफ करके दिखाओ। जैसे अभी मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाऊंगा कुछ, तो बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ इस थ्योरम को, इसका आप हमें क्या दो? इसका आप हमें प्रूफ दो। क्या दो? हमें प्रूफ दो। तो जिन चीजों का प्रूफ होता है, जिनके प्रूफ की जरूरत होती है, दे आर नोन एज थ्योरम। मगर जो चीजें फैक्ट होती हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है?
एक्सियोम। क्या कहा जाता है? एक्सियोम। तो ये इसके लिए क्या कोई प्रूफ की जरूरत है मुझे? नहीं, ये तो फैक्ट है कि ये तो 180 डिग्री एंगल था, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये एक थ्योरम ही एक्सियोम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये दो है, एक लाइन के ऊपर बन रहे और दो एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे और दो एंगल है, तो गाइज मैं इसे बोलता हूं लीनियर पेयर। क्या बोलता हूं? लीनियर पेयर। अब क्या मैं इसे लीनियर पेयर बोल सकता हूं? नहीं, लाइन के ऊपर तो बन रहे लेकिन पेयर नहीं है ना, दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा हो गए, तो मैं इसे बोलता हूं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलता हूं? स्ट्रेट। दो हो तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा हो तो स्ट्रेट एंगल। एक बार आराम से नोट डाउन कर लो और बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है। देखो क्या मैं जो भी आपको एक्सियोम वाली कहानी सुना रहा था वो सुन लो, एक बार दोबारा समझ लो। एक्सियोम क्या कहती है? कहती है अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दो एडजेसेंट एंगल बने उसके ऊपर, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। दिस इज एक्सियोम, दिस इज एक्सियोम की 180 है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसका अपोजिट भी ट्रू है, सुनो जरा एक बार, सब ध्यान से सुनो, लिखना छोड़कर सुनो। इसका अपोजिट भी ट्रू है कि मैंने कहा दो एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर सर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल का सम कितना होगा? 180। सर अगर एंगल का सम 180 है तो ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। दोनों बातें ट्रू हैं। जैसे 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 यहां पर क्या आपको लगता है एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा? नहीं होगा। अगर सम 180 नहीं है तो क्या यहां से लेकर ये एक स्ट्रेट लाइन है? ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाता है तो क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल विल बी 180। इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज योर एक्सियोम 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज योर एक्सियोम 2 ऑफ दिस चैप्टर। आराम से देखो, आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम लगती है तो बताओ। क्योंकि एक्सियोम है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये फैक्ट है कि ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो अगले पेज वाला तो कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, ये भी नहीं करना, मैं बताऊंगा जब करना होगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए है। कभी आपके टीचर पूछ ले आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियोम एंड अ थ्योरम, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सियोम क्या होता है और एक थ्योरम क्या होती है। तो एक्सियोम जो एक फैक्ट है जिसका कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी।
आगे सुनो। मान लेते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आगे इंटरसेक्ट कर गई, ए बी सी एंड डी, और ये ओ। इस एंगल का नाम बताओ। ए ओ डी, भाई सब बताया करो, चुप मत रहा करो। इस एंगल का नाम बताओ। डी ओ सी। इसका नाम बताओ। सी ओ बी। और इसका नाम बताओ। ए ओ बी या बी ओ ए। सारे आप सही बता रहे हैं। अब मैंने इनको आपके लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो एंगल 1 है और एंगल 4 है, एक दूसरे के अपोजिट बन रहा है नहीं बन रहा। दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 3 सॉरी, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं। ऐसे एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। And guys, you have to remember this, that vertically opposite angles are always equal. That means angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. And let me tell you one thing, this is not an axiom, this is a theorem. This is a theorem. So in exam they will ask you, prove that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. कभी उसका प्रूफ नहीं मांगेगा जो आपको मैंने यहाँ बताया, कभी इसका प्रूफ नहीं मांगेगा, इनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका जरूर प्रूफ है, और ये अभी हम करेंगे प्रूफ। एक थ्योरम, आपने आज तक थ्योरम पढ़ी है क्या कभी भी? पहले नहीं, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। अब थोड़े से हैबिचुअल हो जाओ, आप यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ोगे, आप 10th क्लास में थ्योरम पढ़ोगे। थ्योरम बेसिकली क्या होती है? थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है, थ्योरम उससे 10% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पता है इक्वल होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ इक्वल होते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन क्या कभी प्रूफ पढ़ा है? नहीं। अब आप प्रूफ सीखोगे, आराम से इसको देखो, और अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो बताओ, अदरवाइज प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। बोलो। हाँ तेज बोलो। पीछे वाला पेज दिखाओ, लो देखो क्या रह गया आपका, हो गया? ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जो कंसेप्ट है, ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हेडिंग डालिए, एक्सियोम 1। और इसका स्टेटमेंट लिखिए, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। याद है सबको एक्सियोम 1? मैंने आपको एक्सियोम 1 क्या बताया है? मैंने आपको बताया है दैट इफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 से लीनियर पेयर कहा जाता है। तो बस मैं यही आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, तो लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angle, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Is 180 degree. What does it mean? एक बार कोशिश करें समझने की, फिर पूरा लिख लें। देखो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है और इसके ऊपर एक रे है, मैंने बना दी एक रे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, जो ये एडजेसेंट एंगल है एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। बस इतनी सी बात आपको बोली है, इसे नोट डाउन करते करते अटेंडेंस बोल दीजिए।
भाई बोलो दोनों एग्जाम नोट डाउन हो गई हैं? जल्दी जल्दी करो फिर समझाता हूँ दूसरी एग्जाम। चलिए क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, मैंने कहा नॉन कॉमन छोड़ो, पहले बताओ कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब जो सबके पास है। तो इन दोनों एंगल में कोई कॉमन आर्म दिख रही है आपको? सर ये वाली कॉमन है, ये इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है। बोलो बात सही लग रही है नहीं लग रही? ये कॉमन है, ये दोनों में आ रही है। इन्होंने क्या बोला? नॉन कॉमन। इन्होंने क्या बोला? नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, यानी यहां से यहां और यहां से यहाँ। क्या ये दोनों में कॉमन है? नहीं है, अलग अलग है दोनों के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, अभी प्रूव करेंगे ना, ये तो प्रूव कर रहे हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म है, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाली और ये वाली, ये क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये सीधी सी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूं कि अगर आपने दो एंगल बनाए और उनका सम 180 है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो वो क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। दैट्स इट। इतना याद रखना, अगर सम 180 है तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, इन्होंने बस थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में यहाँ पे आपके सामने लिख रखी है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, अदरवाइज हम आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें। सब सॉर्टेड लग रहा है? मजा आ रहा है? चलो फिर, क्या कह रहे हो? मजा नहीं आ रहा? प्रिया, पढ़ाई में मजा आना जरूरी है। चलिए अब यहां से ध्यान से देखिएगा, दिस इज थ्योरम 6.1, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या कह रहे हैं? कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइंस, आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी पड़ेगी। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पर भी टच करती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल are equal, then the vertically opposite angles are equal. सबसे पहले whenever you get a theorem, you need to write down the statement of the theorem. This is the statement of the theorem. Now after the statement, you need to write what is given to you. So you'll be writing given, यानी जो आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। नाउ स्टॉप राइटिंग, लिख लो। चलो स्टेटमेंट पूरा लिखो, फिर पहले मुझे समझाने देना पूरा, उसके बाद नोट डाउन करो। वर्टिकली, क्या बोल रहा है? अब नाउ स्टॉप राइटिंग और ऑल आइज ऑन द बोर्ड। आपको गिवन क्या कह रहा है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको बता रखा है ना पहले से कि दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने कहा गिवन है, आप नाम दे दो ए बी और सी डी। तो मैंने कहा आपको क्या गिवन है?
ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ये दो लाइन्स है, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव मतलब आप क्या प्रूफ करना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या प्रूफ करना चाहते हो कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। मैंने कहा गाइस वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा, आपने कहा सर ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। इसी तरीके से आपने कहा सर ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 4 के। अच्छा कंफ्यूज मत होना, कभी मैं 1 यहाँ लिख दूँ, 2 यहाँ लिख दूँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है। अच्छा तो मुझे प्रूव करना है, व्हाट आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू प्रूव पहली चीज कि एंगल 1, बोलो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, और इसी तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। अब चले हम प्रूफ पे कि हम ये सब करके कैसे दिखाएंगे, हम ये करके कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले देखना है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 1 को आपको प्रूव करना है एंगल 2 के। आप इन दोनों को छोड़कर कोई भी एक एंगल चूज कर लो, कोई भी एक। क्या बचा सर, बचा 3 और 4। मैंने कहा सर मैं चूज कर लेता हूं 3, क्या चूज कर लेता हूं 3। याद रखना है कौन सा एंगल चूज किया है, 3। अब अगर मैंने एंगल 3 चूज किया तो मैं कह रहा हूं ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। मैं क्या करूंगा, मैं एंगल 3 को इसके अंदर भी ऐड करूंगा और इसके अंदर भी ऐड करूंगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं एंगल 1 के अंदर एंगल 3 को ऐड करता हूं, मुझे बताओ ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैं इसमें एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर रहा हूं, तो बोलो इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम कितना होता है, हमेशा 180। तो मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180। दो एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, मैंने क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। मैं अभी लीनियर पेयर लिख रहा हूं, मैं आगे लिखूंगा एलपी। क्या लिखूंगा, एलपी, तो समझ जाना। अब इसी तरीके से मैंने कहा CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन। अगर CD एक लाइन है, अगर CD एक लाइन है, तो बोलो इस पे जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3। सर मुझे कैसे पता लगा, गाइज आपने कौन सा एंगल चूज किया था, एंगल 3। आपने पहले 1 में 3 ऐड करा, आप किस में ऐड करना है, 2 में। बोलो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। इसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। अब मुझे बताओ, अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, मान लो मैंने कहा इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड को देखो, इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहा है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो सर इनका लेफ्ट हैंड साइड यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। बताओ किसी को स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है तो? भाई सिंपल सी बात थी कि अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड दोनों 180 डिग्री है, दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने कहा कि भाई अंशुल की हाइट है 1.7 मीटर, ठीक है, और सहज की भी हाइट कितनी है, 1.7 मीटर। अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या इन दोनों की हाइट आपस में भी इक्वल होगी? यस सर, इक्वल होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। आराम से देखो स्टेप तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। 4 लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप फिर 1 + 4 करते हो, 2 + 4 करते। 1 + 4 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है 180, 2 + 4 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है 180, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अब एक बार मुझे थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना, ये एंगल 3 यहाँ प्लस का वहां जाएगा और प्लस एंगल 3 से माइनस एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं डायरेक्ट ना काट दूंगा, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल। बोलो क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या आपको यही प्रूव करना था? यस सर, यही करना था। वैसे थोड़ा सा ना डाउट लग रहा है, मान लो कि मन में थोड़ा सा अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ,
तो मैंने कहा अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है ना तो आओ मैं एक और बार समझाता हूँ ना आपको। आप बोलो अब 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है, 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है। आयत सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, क्या सोचा था? हाँ, 3 और 4 को छोड़कर कोई भी एक एंगल आप बताओ आयत कौन सा ले लो? 2 ले लो। आयत ने कहा सर 2 ले लो, तो मैंने कहा अगर मुझे 3 में 2 ऐड करना है, 3 में 2 ऐड करना है, दोनों कौन सी लाइन पर बन रहे हैं? CD पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले? CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन। अगर CD एक लाइन है तो बोलो, अगर CD एक लाइन है तो बोलो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। 3 तो हो गया, अब 4 और क्या कौन सा लेना है? 2, 4 और 2। आप बोलो 4 और 2 के लिए कौन सी लाइन आएगी? AB। आप कहोगे AB इज अ लाइन। अगर AB लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। मैं इसको बोलूंगा थर्ड और इसको क्या कहूंगा? फोर्थ। और यहाँ क्या लिखूंगा? फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। कि मैं गाइस थर्ड और फोर्थ को देख रहा हूँ, तो थर्ड और फोर्थ का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा? इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है भाई? अगर ये दोनों इक्वल थे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। अरे जगह कम पड़ रही है। यहां कर देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। बोलो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 2 के। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल। बोलो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है, आराम से देखो। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ योर सिलेबस। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछो। थ्योरम को इतनी ही तरीके से करना है, गिवन टू प्रूफ वगैरह सब कुछ ऐसे ही लिखना है। अगर कहीं पर भी किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। लिखें? लिख भी लिया? थोड़ा गंदा नहीं लिखा? पेन नहीं, नोटबुक बचा के कहाँ जाओगे? लाइनें एक काम करो, एक और लाइन खींचो, इसके आगे लिख लो सारा। मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के बताने के बाद भी बिल्कुल उसे मैसी तरीके से लिख रहे हो आप। यही आता है। कल क्लास हमने डिसाइड तो किया 8 बजे होगी। कितने? 8 बजे पीटीएम में सुबह? हाँ तो क्लास के बाद चले जाना। 9 बजे लेट हो जाएगा बहुत। मेरे सामने रखी उन्होंने सुबह 8:30 बजे की क्लास। हाँ वो 8:30 बजे बोल कर गए, 8:30 से 11:30 तक क्लास है। अच्छा चलो तुम जिद कर रहे हो तो 9 बजे ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे साइंस करेंगे। और साइंस में क्या कर रहे हैं हम? हाँ वो वाला टॉपिक करेंगे जो मैं बता रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैसेस और अलग अलग सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस नहीं करना क्लास। एंड अनफॉर्चुनेटली हम साइंस की क्लास रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं तो घर पे देख भी नहीं पाओगे। तो आ जाओ। शाम के समय सेफ नहीं है ना? बताओ कितने कितने दंगे चल रहे हैं, सायरन बज रहे हैं जगह जगह। आईपीएल का मैच कैंसिल हो रहा है, आईपीएल ही कैंसिल हो गया। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है।
यही तो है, अभी तो सब अच्छा होना शुरू हुआ था। बिल्कुल भाई, मैंने सोचा था इस साल मेरा सपना पूरा हो जाएगा आरसीबी को जिताने का। कोई बात नहीं, कहते हैं नहीं अगले साल नहीं, कह रहे एक हफ्ते के लिए, अभी तो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा और सब्र कर लेंगे। एग्जैक्टली तुम भी तो पार्टी के लिए एक साल का वेट करोगे। नहीं, बीच में बहुत मौके आएंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस इतने फैमिली रहो कि तुम्हारे घर वालों को ऐसा ना लगे ना कि सर तो ट्यूशन में बुला के पार्टियां दे रहे हैं बच्चों को। नहीं लग जाएगा, नहीं लगता। नेक्स्ट क्लास में जब हम मैथ्स की क्लास के लिए आएंगे तो ये थ्योरम सबको आनी चाहिए। You must be aware of all the angles, all the properties that we have discussed, both the axioms. Axiom के statements याद होने चाहिए, theorem का statement याद होना चाहिए, theorem का पूरा proof आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पहले आपको 10 मिनट में theorem के प्रूफ करने के लिए दूंगा, आप सब क्लास में बैठ के प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पॉजिटिवली, नॉट अ बिग डील। अगर आप घर से सारा पढ़कर आएंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगी। हाँ, थ्योरम सेम ही होती है, थ्योरम में कुछ नया नहीं होता। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे सुबह।